अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल ए एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली एक जनरल चैप्टर था जिसमें हमने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं ऑडिट और ऑडिट फर्म से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है इसका टाइटल है प्रैक्टिस मैनेजमेंट। बेसिकली जो ऑडिट फर्म से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं वो आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस मैनेजमेंट में नॉर्मली एक ऑडिट फर्म किस तरह से अपनी बिजनेस सर्विसेज सेल कर सकती है, ऑडिट फर्म को क्या प्रोफेशनल लीगल इश्यूज को कंसीडर करना चाहिए जब अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दें, क्लाइंट की एक्सेप्टेंस कैसे होती है, इसेक्ट्रा, ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट में सीखेंगे। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक जितने भी हम करेंगे, प्रैक्टिस मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक जो हैं वो बेसिकली हमारे बेसिस हैं ऑडिट की। ये सारे चैलेंजेस फर्म को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट, इस चैप्टर में प्रैक्टिस मैनेजमेंट में हम सबसे पहला एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि नॉर्मली किसी भी कंट्री में ऑडिट फर्म कैसे एडवर्टाइज करती हैं अपनी सर्विसेज को और इसके एडवर्टीजमेंट के रूल्स क्या हैं। उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे टेंडर विन किया जा सकता है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे जो फर्म कंपनीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिस क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट है, वो उनको सर्विसेज चाहिए तो किस तरह से ये प्रोसेस टेंडरिंग का होता है। इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे इसी चैप्टर में और इसी लेक्चर में। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोफेशनल इशू है फर्म्स के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसकी स्टेजेस, इसके ऑफेंसेस क्या हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली इसका ऑडिट के साथ क्या ताल्लुक है, वो भी हम इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, उसके बाद फ़ी का मैटर है। फ़ी एक बड़ा ही क्रिटिकल प्रोफेशनल इशू होता है ऑडिट फर्म्स के लिए। फ़ी की बेसिस क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट होती है, कौन से मैटर्स को कंसिडर करना चाहिए, ये हम फ़ी के टॉपिक में देखेंगे। और उसके बाद लास्टली एक्सेप्टेंस। एक क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले वो कौन से हम प्रोफेशनल इश्यूज, एथिकल इश्यूज कंसीडर करते हैं, कौन से मैटर्स हैं स्पेसिफिकली प्रोफेशनल, वो हम देखेंगे कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले कौन से मैटर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हम टॉपिक इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास दो टॉपिक होंगे। सबसे पहला हम करेंगे एडवर्टीजमेंट और उसके बाद टेंडरिंग। ठीक है जी, आज इंशाल्लाह हम इन दो टॉपिक को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, अपनी जो सर्विसेज हैं, बिजनेसेस जो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं उसको प्रमोट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। किसी भी इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस हैं, कमर्शियल बिजनेस स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जितनी कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उनके सर्विसेज हैं, आपने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट सेलिब्रिटीज को वो हायर करते हैं या पे करते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा वो बड़े बड़े क्लेम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अबाउट देयर क्वालिटी, अबाउट देयर सर्विसेज, अबाउट देयर प्रोडक्ट। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या एक ऑडिट फर्म को एडवर्टीजमेंट का राइट है? क्या ऑडिट फर्म अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकती है सेम एज अदर कमर्शियल एंटिटीज? स्टूडेंट, ये तो बड़ी कॉमन बात है कि जिस तरह से अदर बिजनेसेस का राइट है एडवर्टाइज करना अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो फिर ऑडिट फर्म को भी राइट है कि वो अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकती है। भाई, एडवर्टाइज करेंगे तो क्लाइंट्स को, कंपनीज को, बिजनेस कम्युनिटी को पता चलेगा कि यू आर देयर, यू आर प्रोवाइडिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज एज वेल। तो लिहाजा एडवर्टाइजमेंट करना जो ऑडिट फर्म्स हैं उनका राइट है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऑडिट फर्म्स उस तरह से एडवर्टाइज नहीं कर सकती अपनी सर्विसेज को जिस तरह से एक नॉर्मली कमर्शियल बिजनेस करता है। जैसे को मोबाइल कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली है,
ठीक है जी। इसी तरह से डिफरेंट ब्रांड्स हैं, फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो जिस तरह से एडवर्टाइज करते हैं इस तरह से ऑडिट फर्म नहीं कर सकती। पहली बात तो ये क्लियर कर लें, आप नोट कर लें कि एडवर्टाइजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये हर कंट्री में वेरी करते हैं। और आईफैक अलाउ करता है फर्म्स को कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एडवर्टीजमेंट के, इवन एसीसी भी अलाउ करता है कि कोई भी कंपनी, सॉरी, जो फर्म है, ऑडिट फर्म है, वो बेसिकली अपने नेशनल रूल्स को फॉलो करे जो भी एडवर्टीजमेंट के हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑडिट फर्म्स के लिए स्पेसिफिकली रूल्स डिजाइन डिजाइन किए होते हैं कि एडवर्टाइज अगर आपने करनी है अपनी सर्विसेज तो आप इस डोमेन में कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है, इसमें रहकर आप कर सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि क्यों लिमिटेशंस हैं लाइक एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिफरेंट फर्म्स को, उसकी वजह है पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, जो ऑडिट फर्म सर्विसेज देने जा रही हैं ये डेफिनेटली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। फॉर एग्जांपल स्पेशली एक्सटर्नल ऑडिट सर्विसेज, क्योंकि हम ट्रिपल ए पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे खास तौर पर ऑडिट की। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज। इसके अलावा अदर सर्विसेज भी होती हैं जैसे टैक्सेशन सर्विस है, मतलब उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट है। तो लिहाजा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है ऑडिट फर्म्स को कि दे कैन एडवर्टाइज देयर सर्विसेज, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये लिमिटेशन हर कंट्री में वेरी करती हैं, हर कंट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं कि एसीसीए की जो रूल बुक है वो अपने एसीसीए मेंबर्स को किस हद तक अलाउ करते हैं कि दे कैन एडवर्टाइज देयर बिजनेसेस। यानी जितने भी जो एसीसीए के मेंबर्स हैं जो फर्म्स में काम कर रहे हैं, जिनकी फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, अगर एसीसीए के मेंबर उन फर्म्स में हैं तो उनके ऊपर एसीसीए की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि किस तरह से वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। और सेकेंडली स्टूडेंट, ये बात भी बड़ी जनरल है कि जब तक फर्म्स एडवर्टाइज नहीं करेंगी तब तक कैसे वो अपने सर्विसेज दे सकती हैं। तो फर्म का भी राइट है कि वो अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकती है। अब एसीसीए की रूल बुक यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताती है। एसीसीए रूल बुक ये बताता है कि अगर कोई फर्म, एसीसीए मेंबर फर्म, ठीक है जी, या जो कोई भी फर्म है, लाइक उसमें एसीसीए के मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स ना सही, उसमें कुछ मेंबर्स भी हैं, तो वो अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपके सामने ये जो लाइक स्टेटमेंट है ना, हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। एसीसी रूल बुक स्टेट्स दैट इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एसीसी मेंबर टू एडवर्टाइज देयर सर्विसेज बट एडवर्टाइजर मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट एडवर्सली ऑन। एडवर्टाइज आप करें, आपको अलाउ है, लेकिन आपकी एडवर्टीजमेंट कोई ऐसा एडवर्स जो है ना वो इम्पैक्ट ना डाले या इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। अब किसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट ना करे? सबसे पहले जो है ऑन मेंबर्स। ठीक है जी। अगर किसी, कोई आप सर्विसेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, यू आर एसीसी मेंबर, आपने कोई ऐसा क्लेम नहीं करना, कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट में बात नहीं करनी कि वो मेंबर्स की को डिसक्रेडिट करे। ठीक है जी, मेंबर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट करे। कोई ऐसा क्लेम, कोई ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट आपने नहीं करनी, कोई किसी किस्म की मिसलीड नहीं करना, कोई ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि जो लाइक जो मेंबर है, एसीसी मेंबर है, उसकी अपनी डिग्निटी जो है, अपनी प्रोफेशनलिज्म है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो। यानी आप एडवर्टाइज करें और आप देखें कि क्या इस एडवर्टीजमेंट से लाइक मेरे ऊपर एज ए मेंबर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्रोफेशनली या एथिकली भी। ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी, और डेफिनेटली बात हो रही है तो यहाँ पे मैं बात करूंगा ईसीसीए की। आपने एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करनी है कि प्रोफेशनल बॉडी की डिग्निटी के ऊपर कोई लाइक डाउट क्रिएट ना हो, डिसक्रेडिट ना किया जाए एसीसीए को। फर्ज करें किसी ने ऐसी एडवर्टाइज किया है जिसमें कोई ऐसे क्लेम किया है या नॉन प्रोफेशनल वर्डिंग है जिसमें एक तो मेंबर्स की भी लाइक अफेक्ट होगी, क्रेडिबिलिटी, और ऊपर से ओवरऑल एसीसी का इमेज डाउन होगा। अगर कोई एसीसी मेंबर कोई ऐसी नॉन प्रोफेशनल
लाइक एडवर्टाइज करता है या कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक क्लेम करता है, तो मैं साथ साथ में बताऊंगा वो क्या कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे प्रोफेशनल बॉडी एसीसी भी डैमेज होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होगी। ठीक है जी। और उसके बाद है लाइक थर्ड वन, प्रोफेशन एज होल, एज ए होल। ठीक है जी। कोई आपने एडवर्टीजमेंट करते वक्त कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे ओवरऑल जो हमारा प्रोफेशन है, देखें हम एक प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, दिस इज अकाउंटेंसी प्रोफेशन। ठीक है जी। जो हमारे ओवरऑल अकाउंटेंसी प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे, ठीक है, प्रोफेशनल्स को डिसक्रेडिट करे। अगर आप इन तीन चीज़ों की गारंटी देते हैं कि इन तीन फैक्टर्स के ऊपर हमारी एडवर्टाइजमेंट एडवर्सली अफेक्ट नहीं करी, तो यू कैन एडवर्टाइज। एडवर्टाइजमेंट की कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना, आप जो चाहें करें। ठीक है जी। लेकिन इन तीन पॉइंट्स के ऊपर लाइक कंप्रोमाइज नहीं करना आपने। मेंबर्स जो उस फर्म का पार्ट है, प्रोफेशन, प्रोफेशनल बॉडी जो एसीसी है जिसके आप मेंबर हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। और प्रोफेशन एज ए होल, अपने प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को आपने डाउन नहीं होने देना। अगर आप इन तीन चीज़ों पे लाइक कंप्रोमाइज नहीं करते, तो आप जाएं, आप जिस तरह से मर्जी एडवर्टाइज करें। ठीक है जी। क्योंकि ये पीछे रह कुछ नहीं गया, तीनों पॉइंट में एसीसी ने कैसे इसको कंक्लूड करके रख दिया है। अब नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्टीजमेंट में मसले मसाइल क्या आते हैं। अब मसला ये आता है, फॉर एग्जांपल आप क्लेम करते हैं वी आर द बेस्ट इन द टाउन, बेस्ट इन द लाइक सिटी और द कंट्री। अगर आप बेस्ट हैं तो क्या दूसरे सर्विसेज ठीक नहीं दे रहे हैं, वो नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं? तो आप तो ये प्रोफेशन की डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे प्रोफेशन में बड़े ऐसे लोग भी हैं जो लाइक गलत सर्विसेज दे रहे हैं या बेस्ट नहीं है। वी डू नॉट चीट, हम चीट नहीं करते, तो इसका मतलब दूसरे अकाउंटेंट चीट करते हैं? तो ये आप अपनी प्रोफेशन के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वी कैन सेव योर टेस्ट टैक्स, हम आपका टैक्स सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं भाई? इवेजन करेंगे आप? ठीक है। वी चार्ज लोएस्ट फीस, हम सबसे कम, पूरे एरिया में सबसे कम फी चार्ज करते हैं। चलें, फी कम चार्ज करना, इसे लो बॉलिंग कहते हैं, इसे फी के मैटर में हम देखेंगे, कर सकते हैं चार्ज। लेकिन इससे तो आप की सर्विसेज, आप क्वालिटी मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो लिहाजा ये सारी जो फॉल्स स्टेटमेंट हैं, जो अनरियलिस्टिक क्लेम है, ये आपने नहीं करने। ये सारे मेंबर्स, बॉडी और प्रोफेशन एज ए होल को डिसक्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है जी। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट क्या होती है? एडवर्टीजमेंट ये होती है कि आप अपनी फर्म का नाम बताएं, उसमें एड्रेस शामिल करें कि आप किधर लोकेटेड हैं, उसमें आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप यानी कि ऐड कर सकते हैं। कोई इस तरह का आपने अनरियलिस्टिक कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना जो बेसिकली अफेक्ट करे आपके पूरे प्रोफेशन को। ठीक है जी। स्टूडेंट, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करता हूँ, आपने इस स्टेटमेंट को देखना है। इस स्टेटमेंट के अंदर सारा कुछ ही एडवर्टीजमेंट के रूल से मुतालिक। सॉरी। पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी टू इन्फॉर्म, ये मैं जरा इन्फॉर्म को कैपिटल में लिख रहा हूँ, रादर इम्प्रेस। आपकी एडवर्टाइजमेंट का मकसद सिर्फ लाइक इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को, कंपनीज को, कि भाई ये आपकी सर्विसेज हैं, रादर देन इम्प्रेस। इम्प्रेस नहीं करना आपने। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े बोर्ड, बल्कि इनका देखा होगा आपने, ऑडिट फर्म्स जो होती है ना, इनका एक छोटा सा बोर्ड होता है, एडवर्टाइजमेंट जस्ट टू इन्फॉर्म कि ये फलां एबीसी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इनकी सर्विसेज है, ये का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ड्रेस है, बस। मकसद क्या है? इन्फॉर्म करना, इम्प्रेस करना नहीं है। ठीक है जी। तो ये रूल्स फॉलो करके अकॉर्डिंग टू एसीसीए आप जो है ना वो नॉन प्रोफेशनल वर्डिंग मत यूज़ करें।
तो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आपने कोई देनी, कोई ऐसा अनरियलिस्टिक क्लेम नहीं करना जो कि आप सर्विसेज नहीं दे रहे या प्रोवाइड करें, या ऐसे कोई चैलेंजिंग और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस में वो क्या इश्यूज हो सकते हैं। जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन बताएं, इन्फॉर्म करें, इम्प्रेस ना करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो एसीसीए ने मेंबर्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट से मुतल्लिक एक आप भी क्योंकि स्टूडेंट हो इंशाल्लाह यू विल बी एसीसीए एफिलिएट एंड मेंबर सून, तो आप भी एक रूल याद रखिएगा, कोई भी जो एसीसीए स्टूडेंट है या एफिलिएट है या फाइनलिस्ट है वो अपने नाम के साथ एसीसीए नहीं लिख सकता जब तक वो एसीसीए मेंबर ना बन जाए। जो मेंबर का क्राइटेरिया है जब तक वो मीट ना कर जाए, आप अपने नाम के साथ एसीसीए नहीं टाइप कर सकते, नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर आप अपने नाम के साथ एसीसीए लिखेंगे इट मीन्स यू आर एसीसी मेंबर, तो ये मिसलीडिंग है ना। अभी आप फाइनलिस्ट हैं, अभी आप एफिलिएट हैं। हाँ कुछ आप ये अलाउ है कि अगर आप एसीसीए लिखें साथ में लिखें एफिलिएट, एसीसीए एफिलिएट, एसीसीए स्टूडेंट, एसीसीए फाइनलिस्ट। ठीक है, जस्ट एसीसीए नहीं लिख सकते और ना ही एसीसी मेंबर लिख सकते हैं जब तक आप फुली मेंबर ना हो जाएं, मेंबर लिस्ट में आप ऐड ना हो जाए बाय एसीसीए। इसी तरह एफसीसीए, फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, आप अपने नाम के साथ एफसीसीए नहीं लिख सकते जब तक आप एफसीसीए का क्राइटेरिया मीट ना करें। वो ये भी एक तरह की मिसलीडिंग है, तो ये रूल आप याद रखिएगा। जी स्टूडेंट, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट तो वो ज़रूर आप नोट कीजिएगा, तो लेटर ऑन आई विल क्वेश्चन दैट। जी स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं और एडवर्टीजमेंट के कुछ मजीद रूल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रिस्ट्रिक्शन फर्म नेम्स। अब आपने अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करना तो सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट तो अपने नाम की है। अब एसीसीए ने कुछ जर्नली आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप जब भी अपनी फर्म का कोई भी एक नाम रखें, प्रपोज करें, रजिस्टर करवाएं, उसमें कुछ आपने पॉइंट्स को कंसीडर करना है। कोई ऐसा नाम नहीं आपने लाइक रजिस्टर करवाना जो मिसलीड कर रहा हो, जो नॉन प्रोफेशनल हो। ठीक है जी, आइए मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कौन से नाम को रजिस्टर करते वक्त फर्म का कोई नाम होता है आपने कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं। नेम शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद प्रोफेशन एंड इट्स डिग्निटी। कोई नाम आपने ऐसा अपनी फर्म का नहीं प्रपोज करना या रजिस्टर करवाना जो आपके प्रोफेशन या उसकी डिग्निटी को हार्मफुल हो। कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नेम, ठीक है जी, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल नेम अपनी फर्म का आपने नहीं रखना जो कि आपके प्रोफेशन को, या कोई ऐसा चार्मिंग नेम नहीं रखना। ठीक है जी, यानी कि वो जिस तरह बिजनेसेस में हम रखते हैं ना कि बड़ी यूनिक सर्विसेज। ठीक है जी, यूनिक चार्टर्ड फर्म, तो यूनिक का मतलब क्या होता है, आप ही बस यूनिक हैं, आप ही बस अच्छी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेशन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसा नाम आपने बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना। ठीक है जी, उसके बाद नेम शुड नॉट मिसलीडिंग सच एज एएस इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स। आपने ये नाम रखा है, ठीक है जी, एएस इंटरनेशनल अकाउंटेंट। अब नाम तो रख सकते हैं आप, लेकिन आपका सिवाय पाकिस्तान में और कोई ऑफिस नहीं है किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री या सिटी में। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटेंट, एएस इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स, ये तो मिसलीडिंग है ना फिर। ये इसका मतलब तो ये है कि आपकी तो कोई मल्टी नेशनल
ऑफिसेज हैं, आप मोर देन वन कंट्री जो है ना अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप तो एक बहुत बड़ी फर्म है। जबकि आपका पाकिस्तान में ये एक सिटी के अलावा कोई दूसरे सिटी में भी एक कंट्री में कैंपस यानी सॉरी आपकी ब्रांच नहीं है या ऑफिस नहीं है। ये भी मिसलीडिंग है जो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेम शुड नॉट बी सेम और सिमिलर विद अदर फर्म्स। कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि जो या सेम हो। सेम तो खैर हो नहीं सकता, वो तो रजिस्ट्रेशन में वैसे ही ठीक है जी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। और सिमिलर भी नहीं होना चाहिए। फर्ज करें एक नाम है बिग फोर में जो है KPMG, ये आप सब लोग जानते हैं। आपके अच्छा जी मैं एक फर्म रखूंगा, उसका नाम होगा KPMJ। ठीक है जी, ये फर्म रखूंगा। अब फर्क तो थोड़ा सा है, सेम नहीं है, सिमिलर तो है ना, तो ये एक मिसलीडिंग नहीं है। लोग समझेंगे कि ये जो आपकी KPMJ है, ठीक है जी, ये कोई KPMG की ही कोई लाइक उसकी कोई सब फर्म है या उसका उसी को कोई ब्रांच है या वही है, तो मिसलीड होंगे। तो ऐसा नाम भी आप नहीं प्रपोज कर सकते और ना ही रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सोल पार्टनर कैन नॉट यूज वर्ड पार्टनर्स। आपकी फर्म में एक ही पार्टनर है, बेशक आप ही पार्टनर हैं, आपने फर्म रजिस्टर करवाई है, बिकॉज सिंगल पार्टनर कैन रजिस्टर द फर्म। पर लफ्स पार्टनर्स यूज नहीं करना अपने नाम में। ठीक है जी, ये भी मिसलीडिंग है कि आपकी फर्म में पता नहीं कितने ज्यादा पार्टनर्स हैं। एक से ज्यादा पार्टनर हो फिर पार्टनर्स होते हैं, तो सिंगल सोल पार्टनर है, तो लफ्स पार्टनर्स आपने यूज नहीं करना। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं, इनको आपने लाइक कंसिडर करना है कि जब भी आप कोई भी लाइक नेम जो है वो प्रपोज करें अपनी फर्म का। ठीक है स्टूडेंट। और भी अगर आपके कोई नेशनल लाइक लॉज एंड रेगुलेशंस डिसअलाउ करते हैं तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन और प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या है स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब भी कोई फर्म होती है ना, उसके नाम नाम के ऊपर तो हम रूल पढ़ लिए हैं जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके साथ एक प्रैक्टिस की डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे ए फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ठीक है जी, ए फर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जैसे ऊपर मैंने बात की AS, ए फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये जो आगे डिस्क्रिप्शन होती है नाम के साथ, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। देखिए कोई भी फर्म, ठीक है जी, अपनी एक फर्म अपने नाम के साथ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स लगा सकती है। ठीक है जी, ए फर्म कैन यूज चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, ABC फर्म चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। उसमें रूल याद रख लें। रूल ये है कि एटलीस्ट 50% उसमें ACCA मेंबर हों। पार्टनर्स मस्ट बी ACCA मेंबर। यानी अगर 50% ACCA मेंबर हैं, ठीक है जी, उस फर्म में, तो वो अपनी फर्म का नाम, फर्म के नाम के साथ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट जो है ना वो पब्लिश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एटलीस्ट 50% पार्टनर होने चाहिए। यानी फर्ज फर्ज करें एक फर्म है, उसके पार्टनर की तादाद है लाइक 10 है, तो अगर आपके पास 5 ACCA मेंबर है ना पार्टनर, यू कैन यूज द वर्ड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी। और उसके बाद दीज पार्टनर्स कंट्रोल, लाइक इनके पास 51% कंट्रोल है ऑफ फर्म। इन्हीं फर्म को चलाते हैं, फर्म का कंट्रोल इनके पास है, इन पार्टनर्स के पास है। ये जो फर्म के डिसीजंस हैं, जो मैनेजमेंट है, वो ये पार्टनर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर दो कंडीशन मीट होती हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप लफ्ज चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यूज कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। अगर 10 मेंबर में आपके पास ACCA के 2 मेंबर हैं और 8 किसी अदर
प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स हैं, तो फिर आप लफ्ज़ नाम के साथ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट नहीं लिख सकते। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा होता है कि एक फर्म में एसीसी के अलावा भी अदर मेंबर्स होते हैं बॉडी के, यानी प्रोफेशनल बॉडी के। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, और क्या रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर किसी फर्म में ऑल मेंबर्स हैं, ठीक है जी, ऑल मेंबर्स और एसीसीए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर हमारी फर्म में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 ही एसीसी हैं, देन आप उस वो जो फर्म है अपने नाम के साथ लिख सकती है ए फर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यानी ये सिर्फ वो फर्म अपने नाम के साथ लिख सकती है, मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, इसमें ऑल मेंबर्स हैं, एसीसीए सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे एसीसीए मेंबर हैं। ठीक है जी। और स्टूडेंट ये जो ऊपर हमने बात की है ना, यहाँ पे भी पार्टनर्स के ऊपर है कि 50% पार्टनर्स एसीसी मेंबर होने चाहिए। नीचे ऑडिट मैनेजर टीम, उसके बारे में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ भी अगर सारे पार्टनर्स, ठीक है जी, लाइक मैं मेंशन कर देता हूँ ऑल पार्टनर्स और एसीसी मेंबर, ठीक है जी। तो ये फिर अपने आप को कह सकते हैं, एक फर्म अपने नाम के साथ लिख सकती है मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और अगर फर्ज करें मिक्स हैं, फर्ज करें एक मैं एक मिसाल देता हूँ, यूके में एक फर्म रजिस्टर्ड है, 10 पार्टनर हैं, 5 लाइक उसमें एसीसी मेंबर है और 5 आईसीएईडब्ल्यू मेंबर हैं। अब इस सूरत में क्या होगा, तो आप इस सूरत में नाम कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं, ए फर्म ऑफ इधर, मैं ये शॉर्ट लिख रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड डब्ल्यू अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है जी, आप ये नाम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इस फर्म में एसीसीए और ए आईसीडब्ल्यू के मिक्स मेंबर हैं। तो आप ये कर सकते हैं फर्म ऑफ इधर, ये लिखा जाता है इधर भी, ए फर्म ऑफ इधर एसीसीए और आईसीडब्ल्यू, वैसे ये पूरा लिखा जाता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, ए फर्म ऑफ इधर एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्शन के साथ आपने रूल याद रखने हैं, नाम ऊपर रूल्स हैं और ये उसकी आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जी यूज ऑफ एसीसीए लोगो। अच्छा, एसीसीए लोगो को यूज कर सकती है कोई भी फर्म, लाइक कोई भी ऑडिट फर्म, ऑब्वियसली ऑडिट फर्म ही करेगी, यस, ऑडिट फर्म्स कैन यूज एसीसीए लोगो। ठीक है जी। देखें, किसी फर्म के पास, ए फर्म हैविंग एट लीस्ट वन ऑडिट पार्टनर एसीसीए, अगर किसी फर्म के पास एक पार्टनर है और वो एसीसी है, चाहे 10 पार्टनर है 20 हैं, लेकिन एक एटलीस्ट एसीसीए मेंबर है, पार्टनर, एक पार्टनर एटलीस्ट एसीसी मेंबर है, तो वो फर्म अपनी स्टेशनरी के ऊपर, ठीक है जी, लेटर हेड के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर, ठीक है, अपनी स्टेशनरी के ऊपर वो एसीसीए का लोगो यूज कर सकती है। ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि फर्म के लेटर हेड के ऊपर एसीसीए के लोगो का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट इस फर्म में एक एसीसीए का मेंबर है, यू कैन यूज द एसीसीए मेंबर। आपने लाइक देखा होगा बाज लेटर हेड के ऊपर, इनवाइसेस के ऊपर लोगोज होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ से हमने सर्टिफिकेशन ली होती है, कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कमर्शियल। इसी तरह फर्म यूज कर सकती है एसीसीए लोगो को अगर उसके पास एटलीस्ट एक ऑडिट पार्टनर है जो एसीसीए मेंबर है। ठीक है जी। लोगो शुड बी सेपरेट
फ्रॉम फर्म लोगो। ये नहीं कि आपने अपनी फर्म जो है ना वो अपनी फर्म का लोगो ही सीसी का लोगो रख लिया है, चलो जी यही लगा लेते हैं, हमारी फर्म का भी यही लोगो है। नहीं, वो लोगो आपकी फर्म का सेपरेट होगा, जो भी आपने डिज़ाइन या रजिस्टर करवाया हुआ है, और एसीसी का लोगो सेपरेट होगा। ठीक है जी। लोगो शुड बी सेम एज एसीसी। जो एसीसी का लोगो है ना, आपने देखा हुआ है एसीसी का लोगो, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एसीसी की वेबसाइट से। सेम वही लोगो उसी कलर के साथ जो है ना वो आप ले सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। ठीक है नहीं, रेड कलर में आपने एसीसी है, ये लोगो है। ये नहीं कि आप करें कि इसमें थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर लेते हैं, इसकी ज़रा वर्डिंग चेंज कर लेते हैं, इन स्टाइलिश कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना, सेम 100% वो लोगो डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट से, आप वो लोगो वहाँ पे पंच कर सकते हैं अपनी स्टेशनरी में। ठीक है। तो यूज़ ऑफ एसीसी लोगों के भी कुछ रूल्स हैं, वो आपने ज़रूर कंसिडर करने हैं। उसका साइज, उसका कलर, उसका जो फॉन्ट है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सेम। ठीक है जी। तो ये थे जी हमारी एडवर्टाइजमेंट के रूल। तो स्टूडेंट इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यू हैव टू लाइक प्रोटेक्ट योर मेंबर, प्रोफेशनल बॉडी और प्रोफेशन एज ए होल। कोई ऐसा आपने डिस्क्रेडिट नहीं करना। ठीक है जी। आपने नाम जो फर्म का रखना है उसमें ये 4 पॉइंट कंसिडर करने हैं। उसकी जो फर्म की डिस्क्रिप्शन है, नाम के आगे जो वर्ड होता है, जैसे एएस, ए फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी। तो आगे ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके रूल्स हमने देख लिए, और एसीसी लोगो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेंडरिंग का। तो एक हमारा टॉपिक एडवर्टीजमेंट का कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह जब हम हमारा इस पूरे लेक्चर जितने भी हमारे इनके जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है और इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट आइए चलते हैं टेंडरिंग प्रोसेस की तरफ। टेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए फी फॉर द वर्क बिफोर द वर्क इज कैरी आउट। एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें क्या करती हैं फर्म्स, जिसमें बेसिकली फर्म्स ये करती हैं, यानी सॉरी, जो क्लाइंट्स हैं जिनको चाहिए ऑडिट की सर्विसेज, वो एडवर्टाइज करते हैं, एक टेंडर इशू करते हैं। ठीक है जी। अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, और फर्म्स को कहते हैं कि आप हमें प्रपोजल भेजें, ऑडिट फर्म्स हमें प्रपोज करें कि क्या आप हमारा ऑडिट कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट ये प्रोसेस आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आइए मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ एक वर्किंग, और उसके बाद प्रैक्टिकली, और फिर मैं आपको इस टॉपिक की तरफ हम दोबारा आते हैं। ठीक है जी। तो वर्किंग शो करने के लिए चलते हैं जी। मेरे पास एक फाइल है जी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके सामने एक टेंडर है, एक एडवर्टाइजमेंट है, एक फ्रेम है, आप इसे लाइक एक पोस्ट कह लें, इनविटेशन टू टेंडर। ये एक कंपनी है, उसका नाम वगैरह है, मैं थोड़े से जूम करता हूँ। ठीक है जी। उन्होंने एक टेंडर इशू किया है। ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट सर्विसेज चाहिए फॉर द कंपनी और इसकी सब्सिडरी को, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी 3 साल के लिए हमने ऑडिटर को अपॉइंट करना है। इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने ये एक एडवर्टाइजमेंट बनाई है, और इसमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर है जी हमारा 30 सितंबर 2020। ठीक है जी। और 21 और 22, क्योंकि तीन तीन साल की इन्होंने जो है ना वो सर्विसेज चाहिए, और 3 साल के लिए ऑडिट करवाना है विद जनरली सेपरेट ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो इसमें जो आइए देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये जो कंपनी है उसने ये 7 रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं कि भाई आपने किस तरीके से हमें प्रपोजल भेजनी है। हमारी ये रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, अगर आपकी समझ में आया तो फिर आप हमें कोट कीजिएगा। उससे पहले आपने कोट नहीं करना। अगर आप इरेलीवेंट हैं या आप हमारा ऑडिट नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपना और हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये आई है कि जी आपने जो भी प्रपोजल भेजना है इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है जी। और इस डेट तक भेजना है आपने। ठीक है। उसके बाद प्रपोजल मस्ट बी सबमिट इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक आपने भेजनी है। उसके बाद सप्लायर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी सप्लायर का मतलब है जो भी फर्म होगी जो ये सर्विसेज देना चाहती है, वो
क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वही होगी। और इसके अलावा नेक्स्ट है जी, टेक्निकल प्रपोजल शैल बी ओपन फॉर रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे जो कंपनी के मेंबर हैं इसको आपके प्रपोजल को रिव्यू करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंपनी डज नॉट बाइंड इटसेल्फ टू एक्सेप्ट, आपके हमें प्रपोजल पसंद आए तो ठीक, ना आए तो लाइक हम आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपने प्रपोजल भेजी है तो वो मस्ट एक्सेप्ट होगी। ठीक है। तो इसी तरह इसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें बताएं, टाइम वगैरह, फ्रेमवर्क वगैरह। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो इस कंपनी ने इस इनविटेशन टू टेंडर डॉक्यूमेंट में इशू की हैं। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे ये एड्रेस वगैरह कंपनी का सारी डिटेल आ गई है। तो स्टूडेंट, कंपनीज क्या करती हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जगह जगह फर्म्स में जाएंगे, जाके मुलाकातें करेंगे, हमने ऑडिट करवाना है, हमें सर्विसेज चाहिए, नहीं। वो ये डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक है जी। इसे टेंडर डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको एडवर्टाइज कर देते हैं। अब एडवर्टाइज करने के कई तरीके हैं। इसे आप अपनी वेबसाइट पे लगा दें, आप इन्हें लाइक न्यूज़पेपर में, या ऐसे जो मैगजीन्स होते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स एक्सेट्रा, या कोई लोकल आपके बिजनेस के लाइक इस तरह के जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उसमें आप पब्लिश कर दें, एडवर्टाइज कर दें। तो होगा क्या, जो ऑडिट फर्म है उन तक आपने ये इनविटेशन भेजना है कि भाई हमें आप प्रपोजल भेजें। ये कौन स्टूडेंट करता है प्रिपेयर? क्लाइंट, जिसको ऑडिट की सर्विसेज चाहिए। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, कि जब आपको ये इनविटेशन आए कि आप हमें एक प्रपोजल भेजें, तो फिर ऑडिटर का क्या रिस्पांस होना चाहिए? फर्ज करें हम एक ऑडिट फर्म है, हमने ये प्रपोजल देखा है और हम चाहते हैं कि हम इनको रिस्पॉन्स करें। ये जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो कंपनी है ये क्या चाहती है, क्योंकि हम तो बैठे ही इस काम के लिए, वी आर लाइक हेयर टू प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज, अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ये टेंडर विन कर जाएं, यानी ये क्लाइंट हमें मिल जाए और हम इसको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो स्टूडेंट, यही इस टॉपिक में हमने सीखना है आज, कि जब कोई कंपनी हमें इनवाइट करती है, कोई क्लाइंट इनवाइट करता है, प्रपोज क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, न्यू क्लाइंट, उस सूरत में हमारा एज ए फर्म क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमने कैसे इनको ऑफर भेजनी है, एक प्रपोजल भेजना है। तो वो एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसके पॉइंट्स कवर करते हैं। जी स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट शो किया कि आपने क्या करना है बेसिकली, कि आपने जब आपके पास वो ईमेल की सूरत में या किसी सूरत में आपने उसको देख लिया है, उस टेंडर इनविटेशन को, आपने वो सारी रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली, वो कंपनी क्लाइंट किधर है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, वो क्या चाहती है, सारी रिक्वायरमेंट देख लें। अब उसको रिस्पॉन्स करने से पहले ना, प्रपोजल भेजने से पहले कुछ मैटर कंसीडर कर लें। फौरन आपने ये नहीं करना कि आप उसको फौरन रिस्पॉन्स भेजें। ठीक है जी। आपने कुछ मैटर कंसीडर करने हैं। वो मैटर कंसीडर करना है आपने, टाइम, रिसोर्सेस। इफ प्रपोजल गेट रेफ्यूज, भाई अगर आपकी फर्म इस काबिल नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास वो सर्विसेज नहीं है, यानी कि आपके पास वो स्किल नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, उस कंपनी की क्लाइंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली स्किल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, टीम नहीं है, तो अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है। क्योंकि प्रपोजल तैयार करना इट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स है, आपकी टीम बैठी हुई है, आपका टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने को टैंपलेट्स बनी हुई है, आपने कॉपी पेस्ट करके भेज देनी है। आपने ड्रेस करना है प्रॉपरली, मैं आगे चल के इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा वो कैसे। तो लिहाजा आपने क्या करना है, कि आपने देखना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और अगर रिफ्यूज़ल हो गई तो फिर हमारे लिए तो ये लाइक टाइम वेस्टेड होगा, मनी वेस्टेड होगा। तो लिहाजा आपने सिर्फ उन टेंडर्स को रिस्पॉन्स करना है जिसके आप एलिजिबल हैं, जिनको आप वो सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपने कोई अन कॉमर्शियल फी कोट, ऐसा नहीं करना कि आपने कहना है कि हम
वो जो फ़ी रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो जो क्लाइंट है वो इतनी लो है कि आप नहीं वो लाइक आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लो बॉलिंग अलाउ होती है, लो बॉलिंग होता है कि आप लेस फ़ी कोट करें, कम से कम फ़ी कोट करें। कितनी को कम कर लेंगे? आपको आपको टाइम चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपकी कॉस्ट लगनी है। तो क्या कमर्शियली वायबल है? ठीक है जी, वो जो टेंडर भी मैंने आपको दिखाया था उसमें जिन्होंने कहा जी हम आपको 2 लाख पे करेंगे, तो आप अगर कैलकुलेट कर लें तो उसका 2.5 लाख तो आपकी कास्ट आ जाए इस ऑडिट के ऊपर। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो लिहाजा आप रहने दें। आप टेंडर के लिए रिप्लाई मत करें, प्रपोजल मत भेजें जब आप समझते हैं कि ये कमर्शियली एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा मेकिंग अनरियलिस्टिक क्लेम्स, आपको देखना चाहिए कि हम कोई ऐसा क्लेम ना कर दें जो बाद में हम पूरा ना कर सकें। बाज़ औक़ात फर्म्स ऐसा करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ना कह दो हम ये भी करते हैं, लिख दो, टाइप कर दो, प्रपोजल भेज दो, वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज डैट सर्विसेज आवर ऑफिस आर दिस डैट, किसी ना किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट विन करो, बाद में देखेंगे क्या होता है। नहीं, कोई बात, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोफेशनल इश्यूज है ये। ठीक है जी, आपके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, तो लिहाजा आपने कोई ऐसा अनरियलिस्टिक क्लेम नहीं जो आपके पास नहीं है, जो आप सर्विसेज नहीं दे सकते, तो उसको आप मत जो है ना वो रिकमेंड करें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये थे बेसिकली वो पॉइंट्स जो आपने लाइक कंसिडर करने हैं कि जब आपने प्रपोजल भेजने से पहले टाइम कितना लगता है, फ़ी कितनी, फ़ायदा होगा, नई रिसोर्सेज हैं, कोई इश्यूज तो नहीं, प्रोफेशनल एथिकल वगैरह, तो देन आप आगे प्रपोजल भेज सकते हैं। अब प्रपोजल भेजने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन बड़ी जनरल है। प्रपोजल भेजने से पहले आपको चाहिए व्हाट क्लाइंट एक्सपेक्ट। मैंने आपको बताया है, जब वो मैंने आपको एक इनविटेशन बताया था कि आप सबसे पहले देखिए क्लाइंट क्या चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है 20 डेज में ऑर्डर चाहिए हमें। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, कैसे? ये हमने रिस्पॉन्स प्रपोजल भेजना है। एक बात यहाँ पे नोट कर लें स्टूडेंट्स कि आपने ऐसा प्रपोजल भेजना है जिसके चांसेस हों कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट विन करें, क्लाइंट विन करें, टू मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू। आपका राइट है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की, ऑडिटर से, ऑडिट फर्म से क्या एक्सपेक्ट करता है क्लाइंट। ठीक है जी। उसके बाद टाइम टेबल, एक्सपेक्टेशन, वही बात। बाज कंपनी कहती है जी हमने 3 मंथ्स में ऑडिट करवाना है, 2 मंथ्स में करवाना है, 1 मंथ में करवाना है, 4 मंथ्स में करवाना है। तो क्या वो टाइम टेबल एक्सेप्टेबल है हमारे लिए? तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट क्या है, यानी किस डेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही हैं, यानी कब क्लोज हो रही हैं, क्या वो गुजर चुकी है डेट या अभी क्लोज होने वाली है। ठीक है, आज की डेट को हम अगर कंसिडर करें तो क्या फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है या भी प्रिपेयर्ड होनी है, फाइनेंस स्टेटमेंट डेट क्या है ये भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। कंपनी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, मल्टीनेशनल हो रही है, या फ्यूचर उनके कुछ प्लान है, एक्सपेंशन कर रही है, सर्टन मार्केट में जा रही है। अगर ऐसा करें, हमें क्यों ज़रूरत है जी इसकी? हम उनको कह सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर आपको ये अपनी ग्रोथ में ये सर्विसेज चाहिए, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है। ठीक है जी। उसके अलावा पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद क्लाइंट, इस क्लाइंट को अगर हम सर्विसेज दें तो इसके साथ कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इनको मदर सर्विसेज दे रहे हैं टैक्स की या एक्सेट्रा अदर, अगर हम ये सर्विस दें इनको ऑडिट की, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो नहीं आ जाएगा, कोई प्रोफेशनल या एथिकल इश्यूज तो नहीं है। ठीक है जी। और रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है? बाज़ औक़ात जो है ना वो आपकी क्लाइंट कहता है कि आपने जो प्रपोजल भेजना है ना वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में भेजना है, पीडीएफ भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक भेजना है, या बाय मेल भेजना है। अभी मैंने आपको प्रपोजल बताया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक था। ठीक है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन पहले देखनी है, उसके बाद प्रपोजल तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो पहले आपने मैटर कंसिडर करने हैं कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं।
प्रपोजल भेजना चाहिए या नहीं जी भेजना चाहिए, आपने कहा यस सर भेजना चाहिए। अब देखें ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रपोजल प्रोसेस। तो ये इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट से ले लें, या ऑलरेडी वो जो मैंने आपको इनविटेशन बताया, एडवर्टाइजमेंट जो की थी क्लाइंट ने, एक प्रपोज क्लाइंट ने, उसमें देख लें ये सारी चीज़ें। या आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, को पब्लिक कंपनी हो तो आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आइए चलते हैं जी असल टॉपिक की तरफ, कंटेंट ऑफ प्रपोजल डॉक्यूमेंट। फर्ज करें कि अब आप रेडी हैं और आपने एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेजना है। किसको? न्यू क्लाइंट को, प्रपोज क्लाइंट को। ठीक है जी। अब उसका कंटेंट क्या है? कंटेंट का मतलब उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपने भेजनी है। पहली एक दो बात याद रखें, ये कंटेंट इतना, प्रपोजल इतना स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए कंटेंट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जैसे ही वो आपकी रिक्वायरमेंट को देखें, यानी आपके प्रपोजल को देखे क्लाइंट, तो वो कहे कि हमने इन्हीं से ऑर्डर करवाना है। तो आपने बड़ी पॉजिटिविटी, प्रोफेशनलिज्म को कंसीडर करते हुए ये प्रपोजल तैयार करना है। और मैं आपको ये बता दूं, नोट कर लें, पेपर में रिक्वायरमेंट भी यही आएगी कि बिफोर लाइक रिस्पॉन्स ऑफ टेंडर इनविटेशन, व्हाट द मैटर फर्म शुड कंसीडर इन प्रपोजल डॉक्यूमेंट, कि कौन से पॉइंट्स प्रपोजल डॉक्यूमेंट में ऐड करने चाहिए, किसको? आपकी फर्म को। यही रिक्वायरमेंट आएगी, असल में एग्जाम रिक्वायरमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये कुछ पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने ज़रूर कंसिडर करने हैं। सबसे पहले एड्रेस, ये मैं सीक्वेंस कोई नहीं, मैं इसको के पहले कहता हूँ, एड्रेस द क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। देखिए, जो इनविटेशन में क्लाइंट ने लाइक रिक्वायर्ड किया था ना, ठीक है, कि हमें ये सर्विसेज चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उनको ड्रेस करें, उनको टारगेट करें कि भाई वी आर हेयर, वी विल प्रोवाइड दी सर्विसेज। ठीक है, तो एड्रेस द क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद नेम ऑफ लाइक पार्टनर एंड की टीम मेंबर्स। हमारे पास कौन से पार्टनर हैं, कौन से की मेंबर हैं जो ऑडिट हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, क्या उनका कैलिबर है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये भी उनको बताएं। ठीक है जी। उसके अलावा अदर सर्विसेज, यहाँ पे से कह सकते हैं अदर देन ऑडिट सर्विसेज। ऑडिट सर्विसेज के अलावा हम आपको अदर सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं? हम आपको टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट, ईआरपी, इसेक्ट्रा। इससे क्लाइंट कहेगा अच्छा हमें तो ये फर्म मिल रही है तो सारा कुछ हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। फर्म क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, हमारी फर्म किस तरह से ऑडिट की क्वालिटी, अदर सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करती है, हमारे वो प्रोसीजर्स क्या हैं। ठीक है जी। एफिलिएशंस क्या हैं, कि जैसे हम लाइक QCR क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैं हमारे पास, या हम रजिस्टर्ड QCR रजिस्टर्ड फर्म है। ठीक है, हम बड़े बड़े क्लाइंट को ऑडिट करते हैं, हमारे कुछ अपने स्टेप्स हैं, हमारी को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। हम ऑडिट मेथडोलॉजी रेगुलेशन, हमारी फर्म की ऑडिट मेथडोलॉजी क्या है, ऑडिट का तरीकाकार कैसा होता है, रेगुलेशंस वी फॉलो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप ज़रूर बताएं। ठीक है जी। उसके अलावा आप बता सकते हैं जी लाइक
असेसमेंट ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें आप बताते हैं कि आपकी जो क्लाइंट की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से हम इसको स्पेशली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट पहला पॉइंट ही है कि क्लाइंट को इन फ्यूचर क्या चाहिए। कुछ करंट रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ फ्यूचर बेस होती हैं। जैसे हमने कहा कि क्लाइंट एक्सपैंड कर रहा है, दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो हम किस तरह से उसकी जो पर्टिकुलर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, ऑफ क्लाइंट फ्यूचर रिक्वायरमेंट करने ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड करके लाइक अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फी एंड इट्स बेसिस, हमारी फ़ी कितनी होगी, हमारी फ़ी किस बेस पे होगी। फॉर एग्जांपल आवर बेस पे होगी, लमसम अमाउंट होगी। ठीक है जी, उसकी पेमेंट की कैटेगरीज और पेमेंट की पेमेंट स्केड्यूल वगैरह क्या होगा, तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इन शॉर्ट कोई भी ऐसी लाइक आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल मैटर जो आप समझते हैं कि ये बताना ज़रूरी है इस क्लाइंट को इस प्रपोजल डॉक्यूमेंट में, वो आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है जी। और जितना आप ऐड करेंगे, जितनी मैक्सिमम रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई ऐसी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी जो आप सर्विसेज आप नहीं दे रहे, जो काम आप नहीं कर रहे आप वो भी कर दें। ठीक है जी। वही बात, आपके उतने पार्टनर ना हो जितने आप क्लेम कर रहे हैं, आपकी इंटरनेशनल वो ना हो, प्रीसेंस ना हो, यानी आप सर्विसेज ना दे रहे हो और आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो। तो आपने इस प्रपोजल में वो प्रोफेशनल इश्यूज आपने बताने हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। उसके अलावा अगर आप कह सकते हैं कि मज़ीद इसमें अगर आप ऐड करें रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कि जिस इंडस्ट्री की में वो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल वो एक एयरलाइन कंपनी है, आप बताएं कि हमारा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कितना है, हमने कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ना जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनको ये सर्विसेज ऑलरेडी ऑडिट की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट इस प्रपोजल डॉक्यूमेंट में आपने, ये मैं सिर्फ आपको ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आपने फिर एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, कि हमने ये पॉइंट्स हैं और इसमें ये हमने ऐड करना है। वो इंशाल्लाह जब हम एग्जाम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था प्रपोजल को कैसे आपने डॉक्यूमेंट करना है और भेजना है क्लाइंट को ताकि आप ये क्लाइंट विन करें। तो ये सारे प्रोसेस को कहते हैं टेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है जी। पहले नया क्लाइंट एक ऑफर करेगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बदले में आप एक काउंटर ऑफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल डॉक्यूमेंट। और इस सारे प्रोसेस को टेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हमने प्रोफेशनली एथिकली प्रपोजल भेजना है ताकि हम ये विन करें क्लाइंट और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हमने एडवर्टाइजमेंट के रूल पढ़ लिए हैं, हमने टेंडरिंग के रूल पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई आपका इशू हुआ, कोई आपका क्वेश्चन हुआ, तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी इंशाल्लाह फर्दर इसकी एग्ज़ाम प्रैक्टिस में जब हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके आपने क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपने ड्रेस करना है। ये नॉलेज आपने ज़रूर इसको नोट से भी पढ़ लेना है और इसको सीख लेना है। तो इंशाल्लाह हम इसको फिर अप्लाई करेंगे सिनेरियो में। अल्लाह हाफिज़।